विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब प्रदेश भाजपा उत्साहित दिख रही है। ऐसे में भाजपा अब प्रदेश की कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मामले पर सरकार पर सियासी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा ने 16 अगस्त से 21 अगस्त तक सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के बाद आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताकर ज्ञापन सौंपा। वहीं जयपुर में भी भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में समुदाय विशेष की ओर से दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कांवड़ियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अपराधों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है और सरकार दो बातों पे तो खास तौर पर उसकी नीयत पर संदेह खड़ा होता है। एक तो सरकार की प्राथमिकता पहलू खां है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सरकार के दूसरे लोग पहलू खां की फिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहलू खां कांग्रेस पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हो। जैसे जो अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने वाली सरकार अपने आप को कहलाती है। राजस्थान में 3121 ऐसे मसले हुए जिनमें 1490 मामलों में तो अभी सरकार ने कोई कार्रवाई करी नहीं है, यानी 47% पेंडेंसी पड़ी है। मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली सड़क सड़क पे खड़ा है, घर घर में खड़ा है, आंदोलन कर रहा है और आंदोलन करके जनता को जागरूक कर रहा है कि कांग्रेस सरकार खराब सरकार है। उधर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन खड़ा कर रही भाजपा सरकार पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया था और आज विपक्ष में बैठी भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रदर्शन कॉल किए कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें जन समर्थन नहीं मिल रहा, भीड़ नहीं जुट रही। राजधानी जयपुर में तो हालात इतने खराब है कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, कुल मिला के 19 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जुटे हैं। 100 से भी कम की भीड़ है, 100 की संख्या भी नहीं जुट पा रही। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं बीजेपी के नेता। आज के मात्र 6 महीने पहले इन्हीं का शासन था, ना कानून व्यवस्था ठीक कर पाए, ना रोजगार दे पाए, ना मां बहन बेटी को सम्मान दे पाए। पूरे राजस्थान में भुखमरी के हालात पैदा हो गए, प्रदेश में सरकार बदल गई। अब ये जो नाटकबाजी बीजेपी ने शुरू की, पूरा प्रदेश जानता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लड़ाने का काम कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहरहाल प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर सियासी दबाव बनाने में जुटी है, लेकिन अब प्रदेश सरकार को विपक्ष के दबाव के बजाय कुछ और बड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, आपने जो मजमून देखा उसी से जुड़ा हुआ, भाजपा राजस्थान ने हल्ला बोल का आयोजन किया। हल्ला बोल हुआ क्यों? 16 से 21 तारीख तक इसी महीने पहले हर जिले के अंदर भाजपा के नेता गए, अपने जनप्रतिनिधियों को भेजा और वह जहां करके अपने मकसद के बारे में बताया। वजह यह बताई जा रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, दलितों के साथ
अत्याचार हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है। साथ ही जयपुर में पिछले दिनों जो सांप्रदायिक घटना हुई उसको लेकर के कहना था, आरोप लगाया बाकायदा बीजेपी ने कि क्षेत्रीय विधायक शह दे रहे हैं और अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में जो बहुसंख्यक हैं वो खौफजदा हैं। क्या है सच्चाई? क्या एक महज ये माना जा सकता है कि राजनीतिक आरोप है या इसकी कुछ धरातली सच है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक किशोर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेत्री शीलदा भाई जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं शील जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले बीजेपी ने हल्ला बोल पूरे राजस्थान में किया, क्या वास्तव में एक राजनीतिक इसे एक इश्यू माना जाए कि कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ उस वक्त इतने अपराध थे और आज इतने अचानक लग रहा है कि आपको बाढ़ आ गई यहाँ पे अपराध की? बिल्कुल, ये योगेंद्र जी किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन के बाद में कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़े हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो अलवर की बात कर लीजिए, सामूहिक दुष्कर्म की बात कर लीजिए, सीकर की, सिरोही की, इवन बांसवाड़ा की, हर जगह मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई जिला ऐसा बचा होगा जहां पर कि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। और ये घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं कि सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद में हत्या। और आप देखिए कि सरेआम अगर पुलिस भी जाती है तो पुलिस भी पिट रही है, और जो समझाने के लिए जा रहा है वो भी पिट रहा है। और मैं आपको एक बात, और पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब दूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं है। हम जब भी जनता के साथ में किए गए वादे खिलाफी की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा। चाहे वो किसानों को ऋण देने की बात हो, वो सिर्फ कागजों में हुआ वो हुआ नहीं। उन्होंने 1 से लेकर 10 तक गिनती बता के राहुल गांधी ने कहा कि इनको नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऋण माफ नहीं हुआ तो हमारा मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अब आप अंदाज लगा लीजिए 8 महीने हो गए, अब तक कितने मुख्यमंत्री बदल गए होते। तो जिस तरह से कहीं कानून का राज दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा, जो अभी धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से कहना चाहिए कि धार्मिक उन्माद जो पैदा किया गया है, आपसी सौहार्द खत्म किया गया है, पुलिस का कहीं कंट्रोल ही नहीं देखा। आप रामगंज में जाकर आप देखिए कि जब कोई कांवड़ यात्रा निकल के आके पत्थर फेंका जोड़ा जा सकता है। रामगंज में या शास्त्री नगर में पिछले दिनों कुछ हुआ, इसको 370 से जोड़ा जाना चाहिए, आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया। देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में ये भावना पैदा करने की कही है कि आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, ये धारा 370 आपके खिलाफ है। अगर महिलाओं को 3 तलाक की बात की है तो उस पर भी वो जाहिर कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ में पार्शलिटी हो रही है। और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर जनता के सामने जो मैसेज जा रहा है, जनता को लग ही नहीं रहा कि सरकार चल रही है। जो सरकार चल रही है 2 पटरियों पर चल रही है, एक इंजन इधर जा रहा है, एक इंजन जा रहा है। एक वो सोचते हैं कि तो जब 2 पटरियां होंगी तभी चलेगा, एक पटरी पे कैसे चलाओगे? नहीं तो वो एक इधर जा रहा है, किधर जाना है, कुछ डिसाइड ही नहीं है। आपसी फूट इतना ही हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि सरकार के क्या काम हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। और अब जैसे चुनाव अब सामने आ रहे हैं तो उनको लगता है कि जो पार्लियामेंट चुनाव में जिस तरह हमारा सफाया हुआ तो भक्ति भूत की लंगोटी पकड़ लो। अब उन्होंने जो परिसीमन की जो बात की है कि परिसीमन ये सोच के करा है कि एक जो अशोक गहलोत सोचते हैं कि हमारी जो कांग्रेस है वो देहात में बहुत ज्यादा मजबूत है तो वहां पर हम जोर लगाएं। और होता ये है कि जब जो अपने मंत्री हैं सचिन पायलट जी, जिनको होना चाहिए था परिसीमन कमेटी में, वो नहीं आ रहे, वो उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो सबको क्या था, सारा दलितों के साथ अत्याचार, बिल्कुल महिला अत्याचार 370 हमारा मुद्दा ही नहीं है, वो तो हमारा होगा। कांग्रेस का अंतर्विवाद इश्यू नहीं, हमारा इश्यू ये था कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। चलिए धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, मजमून सारा आपने देखा, आप जर्नलिस्ट हैं, सारी चीजों का आपको पता है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर हिंदुस्तान के हर राज्य में बिगड़ी है। इसके लिए सिर्फ राजनीतिक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं सामाजिक कारण भी इस स्थिति को पैदा करने में उनकी भी गणनीय भूमिका है। पुलिस थानों पर यह स्लोगन लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन जब यथार्थ के धरातल पर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आम जन में डर है और अपराधी बेखौफ है, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो।
हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं जो राजनीतिक सिफारिशों पे जिस प्रकार तबादले होते हैं, जिस प्रकार एसएचओ से लेकर आप ऊपर तक डीजी तक देखते हैं, तो ये एक राजनीतिक पोर्टफोलियो हुए हैं मेरी निगाह में, क्योंकि वो उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसकी या तो राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या फिर कहीं न कहीं अर्थ का दबाव है। ये करीब 90 के दशक के बाद ये ज्यादा फलीभूत हुआ है और इसको नहीं रोका गया तो मुझे लगता है कि हालात बड़े भयावह हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस कदर हो गया है कि क्षेत्र में एसएचओ कौन लगेगा यह तय उस राज्य का गृह मंत्री नहीं कर पाता है, यह तय वहां का विधायक करता है। और उसमें एसएचओ कौन होंगे, डिप्टी कौन होंगे, उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि मेरी जाति का क्या प्रभाव रहेगा और इससे मैं किस प्रकार अपने संबंधों को फलीभूत कर पाऊंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार अपराध बढ़े हैं समाज में, तो इसके लिए भी कहीं न कहीं आईटी का जो विस्फोट हुआ है उसने भी लोगों को नए नए नुस्खे प्रदान किए हैं कि किस प्रकार आप अपराध करके बच सकते हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक जागरण की आज आवश्यकता है। और मैं देखता हूं कि जिस प्रकार छोटी बालिकाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, आज जितनी वर्जनाएं समाज में बनी थी, इन 10 सालों में तमाम वो वर्जनाएं टूट गई हैं। उन वर्जनाओं को तोड़ने में कहीं ना कहीं आईटी का विस्फोट भी जिम्मेदार है। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगता है कि तो आपको ये लगता है कि राजनीतिक दलों को, देखिए पॉलिटिकल इश्यू है, बीजेपी को गलत नहीं कर रही, लोकतांत्रिक अधिकार है, पहले से ऐसा चला है, लेकिन क्या वास्तव में कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे मीडिया हाउस हो, कोई भी हो, आज वक्त आ गया है कि हमें हमारी मॉरल ड्यूटी जो होनी चाहिए, समाज के प्रति जवाबदेही किसी व्यक्ति के, आम नागरिक की भी होनी चाहिए, उसका वक्त आ गया कि वास्तव में उसका एहसास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज किया है वो सराहनीय कार्य है, क्योंकि विपक्ष का धर्म होता है कि वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करे, उनको भी ड्यूटी का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के राज में भी इतना कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी, अपराध होते थे, बालिकाओं से बलात्कारी घटनाएं निरंतर बढ़ी हैं। लेकिन इस पर एक चिंतन की आवश्यकता है आज जो हमें करना होगा। यदि इसी प्रकार की स्थितियां बनी रही तो भाई का बहन से, मां का बेटे से रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और इस पर अंकुश लगाए जाने की आज महती आवश्यकता है। और पुलिस का जो समाज में जो आभा मंडल आज तैयार हुआ है, मुझे कहते हुए दुख होता है कि वो यातना गृह बन गए हैं। सभ्य व्यक्ति पुलिस थानों में जाने से डरता है, घबराता है, वो सोचता है कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी। एक बात और कहकर मेरी बात पूरी करूंगा कि आम व्यक्ति की एफआईआर नहीं हो पाती है, जबकि उस पुलिस का यह धर्म है कि कोई अपनी शिकायत दे रहा है तो शिकायत तो आप ले लीजिए, उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह कार्रवाई करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पता लग जाएगा। लेकिन व्यक्ति को अपनी सूचना भी दर्ज कराने के लिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि सबके प्रकाश में है, सबके संज्ञान में है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो करप्शन की बाढ़ आई है इस देश में, वो दुखद है। मुझे कहते हुए अपार पीड़ा हो रही है कि जहां ये कहा जाता था इस देश में कि सत्यमेव जयते, अब कई मेरे मित्र कहते हैं कि सत्यमेव जयते को हटाकर रिश्वत में जयते कर देना चाहिए, क्योंकि देश का मिजाज, जनता का मिजाज, ब्यूरोक्रेसी का मिजाज कुछ इसी प्रकार में दिखाई पड़ता है। चलिए मैं किशोर जी के पास में जाना चाहूंगा। किशोर जी, रणवीर जी ने बात तो कही कि अपराध ऐसा नहीं कि कोई बाढ़ आ गई हो पहली बारी कि अपराध हुए नहीं हो, अपराध बीजेपी के वक्त भी हुआ। हर विपक्ष की पार्टी इसे एक मुद्दा भी बनाती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि कोई सरकार हो, कभी भी का वक्त हो, मध्य रात्रि में भी अगर आप खड़े होकर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ भी बोलना है, बोल देंगे। कोई पार्टियां हो, बेरोजगारी पे बोलना है, गरीब पे बोलना है, किसान पे बोलना है, ये ऐसे इश्यू हैं कि आई थिंक पॉलिटिकल फर्टाइल इश्यू जिन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बड़ा विषय बता करके बीजेपी ने हल्ला बोल कहा है और बीजेपी ने साफ कहा है कि प्रदेश के हालात बिगड़ गए, जैसे शील जी भी अभी कह रही थी। आप किस तरह से देखते हैं इसे? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल है और कोई भी राज चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा हो या कांग्रेस का राज हो, कोई भी राज आरोपों से अछूता नहीं रहा। अब जैसे रणवीर जी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में उतनी खराब थी,
क्योंकि भूला नहीं जा सकता वैशाली नगर में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, एक महिला के साथ जो बलात्कार हुआ परिवार के सामने, ये घटना बहुत अच्छी नहीं थी। और अब जिसको लेके इशू बनाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का एक काम चुनाव लड़ना भी होता है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद सारा प्लान करके, क्योंकि एक बात और पीछे जाए तो देखें कि भारतीय जनता पार्टी का उठाव हुआ है विरोध की राजनीति को लेकर हुआ है। और एक करेक्टर कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि जैसे सरकार से बाहर होते हैं, राज से बाहर होते हैं, वो विरोध को पूरी तरह से मैनेज करते हैं, पूरे उसमें अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं। ये सबसे पहला काम उनका है। अब चूंकि निकाय चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है और पंचायती चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, और इस बार उनका फोकस दलित वोट जो उनका खिसक रहा है उसको अपने पक्ष में लाना है। 2 बाई इलेक्शन भी अभी हमारे राजस्थान में जी, अभी उनको मंडावा भी लड़ना है और एक खींवसर भी चुनाव लड़ना है। तो दलित वोट जो उनका खिसक रहा है, चूंकि निश्चित तौर पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी राज करते हैं, बीजेपी राज करती है, लेकिन राजस्थान में 2 सीटें लेना, निकाय की सीटें लेना, पंचायतों को सीट्स लेना, जो कि बड़ी संख्या में 4 दलित वोट्स हैं, उन वोट्स को अपनी ओर आकर्षित करने का कुछ न कुछ तरीका तो भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजधर्म निभा रही है और इसलिए कांग्रेस की सरकार के पक्ष में वो काम कर रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन ये बात तय मानिए, हम एक सकारात्मक पक्ष सरकार का देखें तो इन 8 महीनों की सरकार में बड़ा बदलाव आया है। अब आप एसपी ऑफिस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। भिवाड़ी में जहां अलवर जिले में हुआ, वहां एक नया एसपी बैठा दिया गया। तो ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं। तो इस सुधरने की प्रशंसा भी राजनीतिक दलों की जानी चाहिए। योगेंद्र जी, वापस मैं शील जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, सामने इलेक्शन है और इलेक्शन है नहीं है, किशोर जी ने जिस तरह से कहा कि देखिए वास्तव में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और सब जानते भी हैं कि बीजेपी का संघर्ष से बड़ा नाता रहा और संघर्ष करके आज 303 सीट तक पहुंचे हैं। 2 सीट से एक वक्त था कि जब 2 सीट पे आके चले गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और बीजेपी के नेताओं ने इस बात तक पहुंचाया। ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष था, इसमें कोई डाउट नहीं। विपक्ष का धर्म भी होता है ये कि अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि जनता के साथ में कोई अनहोनी हो रही है, कहीं ज्यादती हो रही है, कहीं अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आपको उस आवाज को उठाना चाहिए, जनता की आवाज बोलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अब पैटर्न बदल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विपक्ष के जरिए भी सड़क या सदन कहीं पे कोई बात उठाता तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टंट है। आपके इस आंदोलन को कांग्रेस ने एक नौटंकी करार दिया है कि सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, सामने चुनाव दिख रहे हैं, जमीन खिसक रही है, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरिया जो प्रवक्ता भी हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया बीजेपी पे कि महज एक नौटंकी है बस। देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, अपनी दिल की तसल्ली को, धरती तो उनकी खिसक रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का जो ये इसी ही बात पे आती है, जो 370 हटाने का जो फैसला हुआ है, या उससे पहले पुलवामा का या बालाकोट जो हुआ था, उसके बाद में लोगों को, पहले मैं आपको जो कमेंट्स आते रहते हैं मैं देखती हूँ, पहले वो कहते थे कि सब पूरी जनता ने ये विश्वास जताया कि हमें देश की सुरक्षा हमारे सामने पहले है। अब युवाओं से हम बात करते थे कि भाई रोजगार का कोई मुद्दा है, आप तो पत्रकार है, आपने सारा करा, तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी बाद में कर लेंगे लेकिन हमें देश की सुरक्षा चाहिए, हमें धारा 370 आप जो वादा करते आ रहे हैं उसको हटाना हम चाहते हैं कि वो हटे। अब जब लोगों ने तब विश्वास किया लोगों को, तो जब जिस तरह से धारा 370 हटी और जिस तरह से देश का माइंड बदला, जो मिजाज बदला, और जिस तरह से जो इमेज विदेशों में भी गई, जो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार की इमेज गई, और जिस तरह से पड़ोसियों में राज्यों में खलबली मची उससे, और दूसरा रीजन ये कि जिस तरह से कांग्रेस इतनी आपसी झगड़े के बाद राहुल गांधी कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, कोई मुख्यमंत्री जो इसके चुनाव में हार की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया, वो कहते रहे, और अंतोगत्वा ये हुआ कि वो खुद ही वहां से उनको हटना पड़ा और जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनना
देना पड़ा। तो एक मैसेज जनता में गया कि इनमें एक कोई लीडरशिप ही नहीं है। जनता अगर वोट करे तो कैसे करे? कोई एक हर चेहरा देखता है कि हमारे सामने ये चेहरा है और इसका विजन ऐसा है, इसको देख के हम वोट करें। तो हमें तो कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई मन में संशय है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार का काम हो रहा है, ठीक है हम सत्ता में नहीं आए और वो भी कोई इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन कुछ कांग्रेस ने जो वादा किया कुछ ऐसा किया भी तो नहीं जिसके आधार पर वो इस कॉन्फिडेंस में हो कि हम इसका निकायों के चुनाव भी जीत जाएंगे या पंचायतों के चुनाव भी जीत जाएंगे। तो जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे कि जनता को जब भी कोई कमी महसूस, आधार बना रहे हैं, चुनाव का आधार बना रहे हैं अभी से कि देखिए जनता की आवाज उठा रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा के लिए हैं। जी, जी, और जी कहने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दल जिसका गठन हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से, अवसर आने पर सत्ता भी प्राप्त की जाएगी, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? संघर्ष जो है ये सत्ता के लिए कहना बहुत आसान है कि हमारा कोई संघर्ष नहीं है, तो चैरिटी में करिए काम कि ठीक है हम अगर बहुमत में भी आएंगे तो हम सरकार में नहीं आएंगे, ऐसा संभव है? कोई राजनीतिक दल और इसमें कोई नहीं, जनता इसको कोई गलत भी नहीं मान रही है, लेकिन बीजेपी इसका सहारा क्यों लेती है? नहीं, देखिए अभी आपने कहा, लेकिन जब जनता अपना वोट देती है, किसी चेहरे पर वोट करती है, तो वो उम्मीद भी इसी बात पर लेके करती है कि ये आके अच्छी तरह से सुशासन चलाएंगे। सही है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि हम लोग सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, सत्ता के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। सेकेंडरी हमारे नहीं, देखिए प्रायोरिटी हो गई है कि सत्ता कैसे आ सकती है, यही आरोप राजनीतिक दलों पर इस वजह से लगते हैं कि सांप्रदायिक घटना हो या बेरोजगारी से जुड़ा कोई इश्यू हो, पुलिस का लाठीचार्ज हो, अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको तुरंत पिक करने की कोशिश की जाती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह हो रहा है सांप्रदायिक, कास्ट, किस जगह पे कौन वोट कैसे प्रभावित हो सकता है, उसका साथ उसी तरह से दिया जाता है। मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, बीजेपी लगातार ये बात कहती है, हालांकि मुझे इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, आई थिंक आम आदमी को भी नहीं है, कि हम सत्ता की लालसा नहीं रखते और ना सत्ता के लिए हम इस तरह के आंदोलन जनता के बीच जाते हैं। ये जो भी राजनीतिक पार्टी ऐसा कहती है तो राजनीतिक मुहावरा अच्छा है कि हम सत्ता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि जब इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें ये उल्लेख करते हैं कि यदि हम पावर में आए और यदि हमारा मैंडेट बना और हम में से कुछ लोग भी जीत कर आए तो हम इन नीतियों पर काम करेंगे। तो ये तो मुहावरा मुझे लगता है कि एक अच्छा मुहावरा है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी, लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी आती है वो कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करके जो अपना उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने का उनका प्रयास होता है। अभी देखिए, बीजेपी से पहले जनसंघ की स्थापना हुई, जनसंघ के नेता कहा करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे। तो भाई जब सत्ता ही नहीं आती तो मोदी जी 370 कैसे समाप्त करते? तो सत्ता तो अंतिम और प्रथम लक्ष्य है राजनीतिक दलों के लिए। सत्ता भ्रम के समान है जिससे सुख सुविधाएं मोक्ष के समान व्यक्ति को प्राप्त होती है। अतः कहना नया जीवन है, वो बिल्कुल नया जीवन है, क्योंकि सत्ता ही भ्रम है। आज व्यक्ति भौतिकवादी युग में रह रहे हैं, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, तो इसमें ईश्वर की लोग उपासना करें या नहीं करें, लेकिन सत्ता की जरूर उपासना करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अपन यहां जो चर्चा कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर आपने बुलाई है, तो जो मैं 2-3 बातें कहूंगा कि राजनीतिक रूप से तो ये सत्ता व विपक्ष का धर्म होता है कि वो खो खो खेलते हैं, उनकी हर नुक्ताचीनी को उजागर करने का उनका काम है और करना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ने एक पार्टी को सत्ता दी है, दूसरी को विपक्ष का दायित्व निर्वाह करने की जिम्मेदारी दी है कि वो मिलजुल कर अच्छा काम करे और उस पर निगाह रखे। लेकिन जो आज प्रैक्टिकल अपन देखते हैं, जो पुलिस थाना होता है वहां आज भी कांस्टेबल के काम के घंटे निर्धारित नहीं है। अपने विकास यात्रा तकरीबन 72 वर्ष की हो गई, लेकिन एसएचओ के साप्ताहिक अवकाश नहीं है, कांस्टेबल के साप्ताहिक अवकाश नहीं है, उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं है। आपको जानकर दुख होगा कि जो थाना हो या एसपी ऑफिस हो वहां पियोन नहीं है, एक कांस्टेबल पानी पिलाता है। क्या
कांस्टेबल की भर्ती पानी पिलाने के लिए हुई थी या समाज की सुरक्षा के लिए हुई थी, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किया गया, कभी चिंतन नहीं किया गया कि एक कांस्टेबल की भर्ती देश की सेवा के लिए हुई है, समाज की सेवा के लिए हुई है। जब वो ट्रे लेकर पानी पिलाता होगा तो उसका स्वाभिमान वो कितनी चोट पहुंचती होगी, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने आज तक विचार नहीं किया। बिल्कुल, पुलिस एक इश्यू हो सकती है कि साहब वर्दी दागदार, वर्दी का खौफ, ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उसके प्रति एक पीड़ा भी समझनी चाहिए। सरकार में बीजेपी भी लंबे समय रही है, कांग्रेस भी रही है, कुछ इश्यू ऐसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, लेकिन कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होगा कि हाँ वास्तव में पुलिस के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी बरती जानी चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान में भाजपा के हल्ला बोल पर। चलिए किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। ये एक पहलू है कि अगर अपोजिशन में कोई पार्टी है उसको कहीं कुछ दिखाई देता है तो उसको उठाया जाना चाहिए, और मैं तो एक ये बात भी कहूंगा तो कहीं कोई गलत नहीं है इसमें, अगर नहीं भी है तो आपको तैयार करना चाहिए। वैसे तो अवसर बहुत सारे मिल जाते हैं, सत्ता पक्ष कोई पार्टी हो जो अपोजिशन में होते हो तो बहुत सारे इश्यू, मैंने कहा ना 4 मुद्दे तो ऐसे हैं कि आप कभी भी तैयार हैं, बिल्कुल ये बहुत ही फर्टाइल इश्यू कह सकते हैं इनको। लेकिन एक बात तो वास्तव में आती है कि कानून व्यवस्था एक इश्यू तो हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था की डेप्थ में जाके ये आरोप किस पे लगता है सीधा? सरकार एक मोहरा है इसमें, लेकिन वास्तव में वर्किंग पावर जिसके पास में, यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं वो तो सारे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं उन्हीं के पास में है। तो क्या वास्तव में इस राजनीतिक दल जब अपोजिशन में होते हैं और सत्ता में बैठते हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वास्तव में देश का, प्रदेश का कानून व्यवस्था एकदम अलर्ट और बढ़िया पोजीशन में रहे, और जो हमारा स्लोगन है वो सार्थक रहे। उस वक्त हम खामोश क्यों हो जाते हैं? आप योगन से आपने एक लाइन बहुत अंडरलाइन की, उस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजनीतिक पार्टी जब विपक्ष में होती हैं तभी ज्यादातर राजधर्म निभाती हैं, तभी वो जनता की आवाज उठाने लायक अपने आप को समझती हैं, तभी वो सारा विरोध कायम करते हैं। यही विरोध यदि जब उनके पास सत्ता होती है वो हो जाए तो बड़ी संख्या में ये ऐसे मामले टाले जा सकते हैं जिस पर आज बहस हो रही है, कानून व्यवस्था वाली बात। आप देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने वाला डेमोक्रेसी होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पे हावी हो जाती है तो किसी भी राज्य के कोई मायने नहीं रहते। और मुझे याद है गुलाब चंद कटारिया ने एक बात सदन में, उसमें विधानसभा में कहा था कि इकबाल कायम रहना चाहिए। नेता वही है जो जनता के बीच भरोसा पैदा करे, इकबाल कायम रहे। ये कहा जाना चाहिए छोटी सी घटना पे। क्या ये हर राज्य में बात सुनाई देती है? क्या हर एक आदमी के पीछे पुलिस वाला लगा दिया जाए, या हर आदमी के पीछे, हर आदमी के साथ कोई सीक्रेट रखी जाए? संभव नहीं है। जादू का डंडा है जिसको हम घुमा करके ठीक कर दें। हाँ, ठीक कर दें। तो ये बात है, ये बात तय है कि जब लोकतंत्र में जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा सा विषयांतर हो जाए। कानून व्यवस्था की कोई बिगड़ने की बड़ी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था की भी है। बात चली थी अभी 30-70 की। योगेन जी, बड़ी संख्या में कंपनियां खाली हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको अपना पेट भरने के लिए अपराधों की ओर आना पड़ता है। सरकारों को इस रास्ते की ओर भी सोचना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था में का जो आरोप है हर राज्य में हर एक के पास रहता है। सुधारने का काम सरकार के लोगों के पास होना चाहिए। विपक्ष का काम राजधर्म है कि उसको जनता की आवाज को, जनता के हक को सुरक्षित करने का काम उसका है। लेकिन इस बात को तो समझ लेना चाहिए कि बड़ी संख्या में सुधार हो रहे हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मैं शिव जी एक बात मैं जानना चाहूंगा। कानून व्यवस्था इश्यू है, इसमें कोई बात नहीं, और बीजेपी गलत भी नहीं कर रही है। मैं सही मानता हूं कि बिल्कुल अपोजिशन में बैठे तो करना चाहिए, लेकिन गिनाने के लिए ऐसा कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि आंकड़ों की बात की जाती है। अभी कटारिया साहब जब बजट सत्र के दरमियान अपना वक्तव्य दे रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, तब उन्होंने कहा था कि इस साल में इतने आंकड़े कम हुए, इस साल में ये आंकड़े बढ़े। पुलिस का यह कहना है
कि हालात बदल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी परवाह मत करिए कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ेंगे अगर कोई आ रहा है तो, लेकिन एफआईआर सब दर्ज होनी चाहिए। जांच का विषय है कि वो सही कोई करा रहा है कि गलत करा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है उसकी एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ में कहा कि 2 साल तक इसके फुटेज डिलीट नहीं होने चाहिए, रिसेप्शन पे कैमरा होना चाहिए, और जो व्यक्ति एफआईआर देने के लिए आ रहा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उसकी बात होनी चाहिए। तो जैसे किशोर जी ने कुछ सुधार हुए हैं, क्या ये बताया जा सकता है कि हर सरकार को यह भी बताया जाना चाहिए? मैं श्वेत पत्र के लिए तो नहीं कहूंगा कि आप जारी करें, लेकिन यह बताया जाना चाहिए कि हाँ, हमारे वक्त हमने ये चीज की थी, इस वजह से अपराध में कमी आई थी, लोगों का भरोसा बना था। ये कहना बहुत सहज है कि अपराध यहां पे ये हुआ, ये घटना हुई, वहां पे ये घटना हुई, वहां पे नरमुंड मिला और वहां थाने के अंदर रेप हो गई, कहना बहुत सहज है। कोई मुख्यमंत्री ना तो किसी को कह करके भेजता है, ना गृह मंत्री ये कहता है कि मैं रिसेप्शन पे बैठ रहा हूं और इस थाने में कुछ नहीं हो सकता। गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब घर की कोई गारंटी नहीं दे सकता है तो थानों की क्यों? हालांकि कोई वो भी नहीं है कि इस बात को हम कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं कि जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करे, लेकिन क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को यह भी बताया जाना चाहिए कि हमारे वक्त कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ये ऐसे कदम थे, अगर ये सरकार उसे आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, अगर आप इसे विड्रॉ करते हैं तो हालात बिगड़ेंगे। कुछ ये बातें भी आनी चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं आप सबसे पहले तो बता दूं, जो पोक्सो एक्ट लागू किया था और जो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट बनाए गए थे, और ये आप देखिए कि उस टाइम पर विद इन 15 डेज फांसी की सजा भी हो गई थी, और डायन प्रथा भी जो लागू की गई थी, ये भी बहुत बड़ा कानून था। डायन प्रथा तो लागू नहीं थी, डायन प्रथा तो हम लोगों को खत्म करने की कोशिश की थी। नहीं, बिल्कुल लेके आए ना, हम लोग एक्ट लेके आए ना डायन प्रथा के खिलाफ, और जो थानों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करने की प्रयास किया गया था। लेकिन मैं बिल्कुल इससे हट के ये बात कहना चाहूंगी कि कानून कितने भी सख्त बन जाए, जब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा, अब जैसे कि अभी फांसी की सजा की बात करते हैं, लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई थी कि अगर रेप करोगे तो आपको फांसी की सजा होगी। तो अब जो विक्टिम्स हैं, जो अपराधी हैं, उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया कि रेप करो और मार दो। ये नई बात है। कई बहुत सारे समीक्षकों ने पहले कहा था, देखिए, कि ये हालात और बनेंगे कि जब सबूत ही नहीं बचेगा तो पकड़ोगे किस? नहीं, अच्छा, इसमें पहले क्या था कि 13, 12, 15 साल की बच्ची का होता था, लेकिन मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि जो स्पष्ट रोज दिख रहा है, आप उनको ही छांट लीजिए। मैं तो कहता हूं कि बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत दर्दनाक घटना होती है, चाहे 1 और चाहे 50 घटना होती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में हमें इस डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि फांसी से बड़ा क्या कानून हो सकता है? राजस्थान में रेप रोकने के लिए फांसी का कानून आप लोग लेके आए, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ, कानून का मकसद है ही नहीं रोकना, बिल्कुल रोकना है। कुछ तो ऐसी वजह है जिसपे हम गौर भी करें। देखिए, मैं ये बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा कि आप हल्ला बोल क्यों करें, बिल्कुल करना चाहिए। प्रशासन की आंख खोलने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, और लोकतांत्रिक हक है आपका जिसको आप लोग अपना रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी, आपने कहा कि सत्ता प्राप्ति हमारा मकसद नहीं है, मकसद कहना सबका इजी है, लेकिन मुझे इसमें कहीं कोई अचंभा नहीं लग रहा कि सत्ता प्राप्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मोरल ड्यूटी हमारी ये भी होनी चाहिए कि वास्तव में सभी राजनीतिक दल, कभी सुना करते थे सर्वदलीय बैठक इस इश्यू पे, अब तो सर्वदलीय बैठक इस इश्यू पे भी आनी चाहिए कि जिस तरह से हम सदस्यता अभियान, हमारे एजेंडे, किसी पार्टी के नेता की रैली को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कार्यकर्ताओं की फौज झोंकते हैं, उसी तरह से कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम इस तरह के अपराध कहीं पे वो जनता को अवेयर करें। मुझे नहीं लगता है कि इस देश की कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जो सोशल इश्यूज को लेकर के, जो अपने एजेंडे के साथ में ये करता हो कि हाँ बिल्कुल साहब, हमने बूथ लेवल तक ये जन जागरूकता। एक आदमी मुझे बता दीजिए आप, नहीं कोई पार्टी हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सामाजिक सरोकार एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक विभाग बना हुआ है, और एक जो सामाजिक संस्थाओं से अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ कि वो उनसे जाकर जो समाज के करंट इश्यूज हैं उन पर जाकर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जी, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलता, वो तो सरकारें भी कराती हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, बैड टच, गुड टच, ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, क्या किसी राजनीतिक दल ने आज तक मिशन के रूप में ये लिया कि चलो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो हम एक वॉलेंटियर की भूमिका में काम कर सकें,
मुझे लगता है कि जिस दिन राजनीतिक दल इस जहन में आ जाएगी ये बात, आपका लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप मुद्दे ढूंढोगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आप लोग ये भी तो करिए, आज जैसे आपकी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी की सभा राजस्थान में होनी है, जयपुर में होनी है, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं की फौज जुटाई जाएगी, या बीजेपी का सदस्यता अभियान है, तो कोशिश ये क्यों नहीं की जाती है कि चलिए एक साल हम इसी के नाम लगा देते हैं। ये कोशिश की जा रही है कभी? कोई मुझे बता दे कि हाँ सब ये दलित बस्तियां या रिक्शा वाला है या ये वर्ग है, हम इनके पास में जाकर कहें कि आपके पास में जो ये फोन है जिसको स्मार्ट आप लेकर के इस वजह से ले, आपकी सुविधा के लिए, लेकिन आप इसका गलत प्रयोग कर रहे हो, आपका अगर इस तरह की घटना होगी तो आपके साथ में ये भी हो सकता है। कोई लगता है कहीं पे कोई राजनीतिक दल है ये अपनी एक जिम्मेदारी, हम सिर्फ एक मुद्दों का इंतजार करते हैं कि कहीं पे कोई बड़ी घटना हो और हम उसको मुद्दा बनाएं और जनता के बीच में चले जाएं। योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। इस दिशा में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि कितने ही कानून बन जाए, जब तक ये कहना चाहिए कि लोग, सोशल जितने भी लोग हैं, वो हर देश का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक मैं समझती हूं कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण सिर्फ कानून के भरोसे या सरकार के भरोसे हो, ये मुझे संभव नहीं लग सकता। क्योंकि पैदा होते ही हमें अपने परिवार में भी संस्कार ये देने चाहिए, जैसे मॉरल साइंस स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इसकी भी होना चाहिए, क्लासेस भी लगने चाहिए। और अगर किसी कहना चाहिए कि साधु संत या किसी को अच्छे योग्य व्यक्ति को, आचरण वाले व्यक्ति को आके ये शुरू से वेरी फर्स्ट पहली क्लास से ये मॉरल क्लासेस लगाई जानी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है। जैसे सुबह उठते ही माता पिता के पैर छूने, या हमें बड़ों का सम्मान करता, पहले मैं घुट्टी में मिलता था, लेकिन अब ये हम संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। ये हम सब देशवासियों का, और कहना चाहिए कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य जब तक ये नहीं समझेगा तब तक मैं समझता हूं। छोटी सी बात कहूंगा, मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अपराधी होता है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। पिछले दिन एक जयपुर में जीवाणु जो व्यक्ति आया, उसकी रेप हिस्ट्री जब देखेंगे तो किसी के भी कान खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वास्तव में ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा और सवाल है कि वो इतने केस सीरीज बना पाया, क्यों उसकी काउंसलिंग समय पे नहीं, उसको पहचाना क्यों नहीं गया कि वास्तव में वो किन लोगों के बीच में रह रहा है, क्या परिस्थितियां उसकी हो रही हैं। आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, मैंने आंखों से देखी हुई बात बताता हूं। कोई अपना एक ठेला चलाता है पाव भाजी का, कहीं पे भी किसी लोकल बॉडीज के लोग आते हैं, उसको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हटा देते हैं, वहां से उठा करके लेके चले जाते हैं, पैसे देता है, फिर लेकर के वो आ जाता है। आप ये बताइए साहब, राजनीतिक दल ये कभी नहीं सोचते हैं कि आप ये कूड़ा होगा, करकट होगा, ये फलानी लोगों की लोकेशन है, यहाँ पे उनको डिस्टर्ब होता है, ये क्यों सोच रहे? उसके रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अपना धंधा खुद प्लान करके वो बैठ रहा है। जैसे किशोर जी ने कहा कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, जो आज हिस्ट्रियां आ रही हैं लोगों के सामने कि साहब कोई रास्ता नहीं था चोरी की, इस वजह से छोटी छोटी दूध की थैलियां लोगों को चुराते हुए देखा गया है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी वाइफ के बच्चा हुआ और खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं था। 15 घंटे हो चुके तो वो एक दूध की थैली चुरा के मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचे। तो हम उस हालात पे क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं जो आपसे सवाल खड़ा किया, मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, बीएसपी से भी है, कम्युनिस्ट पार्टी से भी है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोग एक साल के लिए कम से कम ये समर्पण देश के प्रति करिए कि वास्तव में दुनिया में चल क्या रहा है। इश्यूज तो बहुत हैं, अखबारों को उठाते हैं, सुर्खियां बनती हैं, उन चीजों को लेकर हल्ला बोल कर देते हैं हम, लेकिन ये भी तो हमें ड्यूटी है, एक हमारी होनी चाहिए ये कि वास्तव में मलिन बस्तियों में हम स्लम फ्री करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सोच अच्छी बात है, होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन साथ स्वच्छता के साथ साथ समाज की उस गंदगी को साफ करने का मिशन लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया, उसका एक मैसेज स्लोगन है, बहुत अच्छी बात है कि जो जेंडर रेशियो है बहुत सुधरा है झुंझुनू के अंदर, जो वास्तव में बहुत ज्यादा गिरावट थी, जिसमें मैं सहमत हूं कि सरकारों के प्रयासों को कोई खारिज नहीं कर रहा, बिल्कुल होते हैं। पर मेरा जो सवाल था कि हल्ला बोल के लिए जिस तरह से आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों को तहसील स्तर पे भेजा, जिलों में आपने एक एक वीक दिया, आप लोग कभी ये भी कोशिश करके देखिए कि वास्तव में उन बस्तियों के अंदर हम जाएं जहां पे ये हालात क्यों हो रहे हैं, कोई रिक्शे वाले क्यों पकड़े जा रहे हैं, कोई छोटे छोटे बच्चों के जहां झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं वो लोग इस तरह के अपराध क्यों कर रहे हैं, कुछ हम उनकी काउंसलिंग, कहीं तो कोई कमी है, हमारे सिस्टम की कमी है, ये कहीं कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बस्तियों में जाके नेताओं के खाना खाने से काम नहीं चलेगा, वहां हमारी ड्यूटी भी होनी चाहिए कि हम इस बस्ती में खाना खाएं तो वास्तव में इसका एहसास होना चाहिए कि यहां अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एजुकेशन की क्या पोजीशन है, उनकी हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, उनके पीने के पानी की क्या परेशानी तो नहीं है, उनको कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपका ये जो मुद्दा लेकर के चल रहे हैं
उस पर कुछ असर भी होना चाहिए। धर्मवीर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में शील जी से मैंने कहा कि हल्ला बोल के साथ साथ चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने विधानसभा पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रदर्शन किया, सचिन पायलट की उसी मुझे लग रहा है पूरे जीवन की पहली लाठी शायद खाई होगी सचिन जी ने उस वक्त। तो ये चीजें कुछ होनी चाहिए, बताया भी जाना चाहिए कि हमारे वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये किया था जिसका ये परिणाम निकला था। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। मैं शील जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि आजादी से पहले गांधी जी आजादी मिले इसके लिए भी प्रयास करते थे, साथ में रचनात्मक कार्यक्रम बहुत सारे चलते थे, तो पूरे देश के लोग उसके साथ जुड़ते थे। खादी पहनो, खादी पहनेंगे तो खादी घर में तैयार होगी, आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। सामाजिक समरसता लाइए, इसके लिए प्रयास करते थे। सफाई कीजिए, इसके लिए प्रयास करते थे। बच्चियों को पढ़ाइए, इसके लिए प्रयास करते थे। सबके अलग अलग विंग खोले उन्होंने और वो तेजी से काम होता था। घनश्याम दास बिड़ला को बना दिया, भी आप खादी का काम देखिए। जमनालाल बजाज को कहा कि आप सफाई का काम देखिए। लेकिन गांधी जी के आंखें बंद करने के बाद, कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद जो परंपरा गांधी ने शुरू की इस देश में, वो खत्म हो गई। मैं आपको कहना चाहूंगा कि गांधी जब 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उससे पहले कांग्रेस केवल कुछ लोगों की पार्टी हुआ करती थी। गांधी ने उसको आम आवाम से जोड़ा। आम आवाम कब जुड़ा गांधी से, कांग्रेस से? जब गांधी ने निचले स्तर पर प्रयास करना शुरू किया। उसने कहा बच्चों क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बाल विवाह क्यों करेंगे, सामाजिक समरसता क्यों नहीं लाएंगे, खादी क्यों नहीं पहनेंगे। जब ये चर्चा समाज में गई, लोग जुड़ने लगे। गांधी की एक आवाज पर लोग घर से बाहर निकलकर आजादी के संघर्ष के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ, जो गांधी का जो रचनात्मकता होनी चाहिए, जो उनका पूरा दर्शन था, वो कहीं ना कहीं सत्ता की लालसा में तिरोहित हो गया। हालांकि गांधी ने जो सत्याग्रह का सिद्धांत दिया, उसको आज हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि गांधी के द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यक्रम को आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में सेट कर ले कि हम तो सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन ये 10 काम हम और करेंगे। गांधी ने उस दौर में कहा था पेड़ लगाए जाने चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो गए हैं। पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाया, पेड़ किस स्थिति में है ये किसी को चिंता नहीं है। उस दौर में गांधी जी कहा करते थे कि आप सोच गए हैं तो उसकी सफाई भी आपको करनी है। लेकिन आज ये कितना यथार्थ है, ये सोचा जाना चाहिए। मैं एक और बात कहूंगा कानून व्यवस्था को लेकर, जो कि शील जी ने कही है कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटियां रात को आती है तो हम सवाल करते हैं कि इतनी रात कैसे आई, कहां से आ रही हो, किसके साथ गई थी, 4 बार फोन करते हैं। लेकिन हम कभी बेटों से नहीं पूछते कि इतनी रात कहां से आ रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो परंपरा हमें डालनी है परिवार में, क्योंकि आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़के व लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हमारे बेटों से भी पूछना पड़ेगा कि बेटा रात में कहां से आ रहे हो, किसके साथ गए थे। और साथ में जो संस्कारों का आज अभाव हुआ है, आज हर व्यक्ति अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। उसका प्रयास ये नहीं रहता कि वो अच्छा आदमी बने। यदि वो अच्छा आदमी होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक नया बदलाव आएगा। अब एक बार के लिए बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत डीपली चीजों को बताया है कि वास्तव में होना क्या चाहिए। हल्ला बोल एक पॉलिटिकल इश्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बीजेपी मुझे लगता है कि कोई गलत काम भी नहीं कर रही है। इसमें हमेशा जो है प्रतिपक्ष की भूमिका जो निभा रही है, और तो क्या कर सकती है, जनता की आवाज उठाई जा रही है। लेकिन मैं यहां आपके पास में वापस पॉइंट पे आना चाहूंगा और 1 मिनट में अपनी बात आपकी मैं जानना चाहता हूं। ये जो मुद्दा है हल्ला बोल, इसको पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से राजनीतिक दल आपस में, कोई प्रतिपक्ष की पार्टी हो, सत्ता में कांग्रेस है, पहले बीजेपी थी, सत्ता में कांग्रेस थी, क्या वास्तव में ये आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन कहां से मिला है? आंदोलन उपज नहीं है खुद की आज की पीढ़ी की, आंदोलन आजादी के वक्त से मिले। असर होता है सत्ता पक्ष पे किसी पे भी कि हमारे साथी किसी दूसरी पार्टी में जो प्रतिपक्ष हैं, 2 पहलू हैं सत्ता के साथ में, लोकतंत्र में, उनका कोई असर हो पाता है कि हाँ हम उनको संज्ञान में लेना चाहिए। कोई राजनीतिक दल हो, किसी की सरकार हो, आज कितना वेटेज मिल पाता है? मेरा बिल्कुल अटल मानना है कि विपक्ष को विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए। साथ में जो किशोर जी ने बात कही कि जब विपक्ष सत्ता में आता है
तो उसको क्या करना चाहिए कहीं ना कहीं उसकी आंखों से दूर हो जाता है। जब विपक्ष में रहते हैं तो कई सारी सुझाव, कई सारे विशेषताएं हम बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये कमी है, लेकिन जो ही सत्ता सुख प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है और जो यथार्थ के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दरी के नीचे सरका दिए जाते हैं। एक बात और मैं, अभी आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल इशू भी उठाने चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण भी किया जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर जैसे आप जो जनसंख्या नियंत्रण करेगा वो सच्चा देशभक्त भी होगा। तो मतलब एक जो कोई बड़ा आदमी ये कहता है तो उसका इम्पैक्ट भी जाता है। अब जैसे सफाई की उन्होंने बात की, लोग हंस रहे थे उस टाइम कि ये क्या शौचालय की बात कर रहे हैं, लेकिन कामयाब हुआ वो। और आज इतना अंतर है योगेंद्र जी, आपने भी देखा होगा कि कोई सड़क पर जाता है तो वो कोई चीज थ्रो करने से पहले थोड़ा सोचता है। अब आपको बहुत ये चेंज आ गया लोगों की मेंटली है कि नहीं हमें डस्टबिन है। तो ये एक लाइन में कहना चाहता हूँ, ये जो जिस तरह आपने कहा कि ये जितने भी राजनीतिक आंदोलन है, ये जो समस्या कानून इसकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बेसिकली जनता की समस्या है। और आप देखें जिस आंदोलन को राजनीतिक पार्टी उठाती हैं वो कभी भी जन आंदोलन नहीं बनता। साफ सरकार की समझ में आती है कि फला पार्टी ने उठाया इसलिए इस पर कोई काम नहीं करना। जो मैंने धर्मवीर जी से पूछा था कितना संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि आज आंदोलन, धरने, प्रदर्शन ये डेमोक्रेटिक तरीका है। जब मुल्क आजाद हुआ तो इन्हें जारी रखा गया कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे तो आंदोलन के लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सत्ता पक्ष फिर तो एकदम तानाशाही की स्थिति में चला जाएगा। ये हमें विरासत में मिले धरने प्रदर्शन, लेकिन वास्तव में आप लोगों को, मैं इस वजह से कह रहा हूं, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमारा कोई साथी वाजिब मांग को लेकर के अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको साथ में बुला करके एक बार पूछा जाना चाहिए कि वास्तव में परेशानी है, आप अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए अगर कहीं गलत। लेकिन हो क्या गया कि धरना प्रदर्शन इन्होंने कर लिया, अगर उसी दिन गिरफ्तारी हो गई किसी की या कोई मामला सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं साहब अब उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। पैरेलल अपने एक जो शैडो संगठन बना करके रखते हैं, फिर साथ में उसको भी बैठा दिया जाएगा कि आप आवाज उठाइए, अब आपकी बात के ऊपर हम चर्चा के लिए बुलाएंगे। ये हमारे यहाँ स्थितियां बनती जा रही हैं। एक बात मैं कहूंगा कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संघर्ष के लिए एक बात कही है, उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी को कहा है कि राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता उसको 1 महीना जेल में रहना चाहिए। जेल में क्यों रहना चाहिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं आप उसको हर स्तर पर उठाइए और यदि जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास केवल विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो डिक्टेटर को, जब सत्ता यदि डिक्टेटर हो रही है तो वोट देगा 5 साल बाद, लेकिन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की खिंचाई वो कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर लोहिया आगे कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, अर्थात हम 5 साल बाद क्यों पलटे, हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका विरोध करें, हम सरकार को बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको कान रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए कि जनता का मिजाज क्या है। केवल वोटों की फसल काटने के लिए, महज जनता को आकर्षित करने के लिए, केवल अखबारों की सुर्खियों में छाने के लिए ये रिवाज जो भारतीय राजनीति में बना है उसी का कारण है कि इस देश में निरंतर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे है मेरा किशोर जी। ओवरऑल हमारा देखिए इश्यू 10 मिनट में भी हम खत्म कर सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि थोड़ा सा एक एकेडमिक बहस होनी चाहिए इस पे, कोई हाइप हो ज्यादा मुद्दे पे, किसी चिल्लाना चीखना ये इश्यू नहीं होता, लेकिन वास्तव में लोग सुने, उसको महसूस होना चाहिए कि राजनीतिक दलों का भी साथ साथ में ये धर्म भी होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं ओवरऑल, हमें कंक्लूड करना चाहेंगे इससे। देखिए, राजनीतिक पार्टी का अपना एक धर्म है। आपने एक अलग तरह का इशू उठाया कि सामाजिक कार्यक्रमों को भागीदारी निभानी चाहिए। पिछले लंबे समय से मुझे कोई आंदोलन ऐसा नहीं लगता जिसमें जनता की भागीदारी हुई हो। राजनीतिक दल को इशू को उठाते हैं, सामने वाले राजनीतिक दल को समझ में आता है कि ये इशू बायस्ड है। अन्ना हजारे का मुझे लग रहा है वो लास्ट आंदोलन था, उसके बाद ही जब वो पॉलिटिकल पार्टी में उनके साथी बन गए उसके बाद में अब कोई बड़ा आंदोलन सामने नहीं आ रहा। जब तक जनता किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़ेगी उसका निराकरण होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सिर्फ आप उस पर पैच अप कर सकते हैं, इसको यहां से ही कर दीजिए, वहां से ही कर दीजिए, लेकिन बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि
कानून व्यवस्था बेहतरी जनता का हक है, वो उसे सरकार को जनता को देना चाहिए। जी, तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और हमने जो मुद्दा उठाया, बीजेपी ने हल्ला बोल पूरे राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया, ये डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि वास्तव में इस पर भी एक बहस होनी चाहिए कि हालात सुधरे कैसे, बताया जाना चाहिए। और ये कुछ ऐसे नुस्खे हों कि हमने आजमाए थे, आप भी इसे आजमा करके देखिए, आप इसे रेगुलर रखिए। तो मुझे लगता है कि नुस्खे में इस वजह से कह रहा हूं कि वास्तव में अगर किसी चीज की बीमारी अगर उससे दूर होती है, आपने कानून बनाया, अगर उससे भी दूर होती है, तो अगर सामने दूसरी पार्टी सरकार बदलने के बाद में जिसको हाथ में सत्ता मिलती है, अगर वो दूर हटती है, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ धोखा है। आइडियोलॉजी अलग बात हो सकती है, लेकिन सिस्टम में आप आइडियोलॉजी ना घुसाएं। जो सही है उसे सही कहें, गलत है तो उसे गलत कहें, ये सीखा जाना चाहिए। और लोकतंत्र में हमें धरने, प्रदर्शन, विरोध करना एक विरासत में मिला है। विरासत इस वजह से कह रहा हूं कि आजादी से पहले धरने, प्रदर्शन और आंदोलन एक बड़ा कारण है जिससे हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। तो मुझे लगता है कि अपनों के बीच अगर कोई आंदोलन हो रहा है, उस पर कोग्निजेंस लिया जाना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई है कि नहीं है, और राजनीतिक दलों को भी केवल महज एक इश्यू खड़ा करने के लिए आंदोलन किया जाए, उसे बचना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।